ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं, हमारा मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट हुआ है कीवर्ड रिसर्च का। और कीवर्ड रिसर्च के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो एक कीवर्ड क्या होता है, पहले हम इस चीज को देखते हैं दोबारा। कोई भी शख्स जब किसी भी किस्म के सॉल्यूशन के लिए, किसी भी किस्म के जवाब के लिए, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए जब कुछ टाइप इन करता है, जब कुछ अ, अ, लिखता है गूगल के अंदर या किसी भी सर्च इंजन के सर्च बार के अंदर, तो वो अल्फाज जो उसने टाइप किए हुए होते हैं उस सर्च बार के अंदर, ठीक है, वो अल्फाज कीवर्ड्स कहलाते हैं। वो स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्ड्स जो कि एक प्रोस्पेक्ट टाइप इन करता है गूगल सर्च बार के अंदर टू गेट अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट सम टॉपिक, वो अल्फाज कीवर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है। अब जो कीवर्ड्स है इनको हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और हम इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि कीवर्ड्स का वॉल्यूम अब उस तरह से मैटर नहीं करता है। ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। हम इस मिथ को डिबंक कर चुके हैं कि गूगल यूज टू बी ए लेक्सिकल सर्च इंजन, सॉरी, इट यूज टू बी ए लेक्सिकल सर्च इंजन जो कि लेक्सिकल एनालिसिस पर काम करता था। सॉरी, सिंपल, हाँ, लेक्सिकल सर्च इंजन था जो कि लेक्सिकल एनालिसिस पर काम करता था। और वो लेक्सिकल एनालिसिस क्या था कि जो कीवर्ड्स टाइप किए गए हैं वो कीवर्ड्स को गूगल हमारी वेबसाइट के कंटेंट के अंदर और हेडिंग्स के अंदर, सब हेडिंग्स के अंदर ढूंढता था और देखता था कि कहाँ पर उस कीवर्ड को यूज किया गया है, और फिर उस कंटेंट को उठाकर वो सामने ले आता था। उस कंटेंट को उठाता था और उसको सामने ले आता था। बट फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि गूगल जो है उसने अपना वे ऑफ वर्किंग चेंज किया और गूगल शिफ्ट हो गया सिमेंटिक सर्च इंजन के ऊपर, जहां पर वो कंटेंट के मतलब को समझने लग गया। कंटेंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है, कंटेंट के पीछे का मकसद क्या है, कंटेंट के पीछे का मतलब क्या है, और जो प्रोस्पेक्ट कंटेंट को सर्च कर रहा है वो किस इमोशनल स्टेट में है, इस चीज को भी समझने की गूगल ने कोशिश शुरू की। और इस चीज को समझने के लिए उसने बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना शुरू किया जो कि लोग उसके पास सर्च कर रहे थे। और उसने डाटा को ऑब्जर्व करना शुरू किया और अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को ट्रेन करना शुरू किया। ठीक है। ये जब ये स्टार्ट हुआ तो गूगल ने अपने सर्च पैराडाइम के अंदर एक बहुत बड़ी शिफ्ट जो है इंट्रोड्यूस की। शिफ्ट इंट्रोड्यूस ये की कि जो कॉन्सेप्ट या जो मेथड्स, जैसे कि कीवर्ड स्टफिंग है, कि जिसके अंदर हम अपने कंटेंट के अंदर गूगल को ये बावर कराने के लिए कि हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है, अपने कंटेंट के अंदर हम बहुत ज्यादा कीवर्ड्स भर देते थे और हम अपने कंटेंट के अंदर बहुत ज्यादा आप यूं समझ लें कि कीवर्ड्स को प्लेस कर देते थे जहां उनकी नहीं भी जरूरत होती थी। इस चीज को खत्म किया।
इस वजह से कंटेंट जो है वो बेहतर होने लगा है इंटरनेट के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात ये हुई, इसके देखें सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं थे उस वक्त, कुछ और फैक्टर उस वक्त, पेज रैंक भी एग्जिस्ट किया करता था, एक गूगल का ऑफिशियल एक जो है वो फैक्टर था ये पेज रैंक। अब पेज रैंक का कोई नाम तक नहीं जानता, पता नहीं आप में से कईयों को तो पता भी नहीं होगा, भी पुराने वक्तों की बातें हैं, ठीक है ना। तो पेज रैंक के ऊपर लोग काम करते थे, पेज रैंक इम्प्रूव जो है ना वेबसाइट का होता था, तो पेज कहते थे कि वेबसाइट बहुत अच्छी है, वेबसाइट बहुत इम्प्रूव कर गई है, दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ। बट अब आप में से कोई भी नहीं जानता होगा कि पेज रैंक क्या होता है, या पेज रैंक किस तरह काम करता था, या ऑल सॉर्ट्स ऑफ दैट स्टफ। तो ये चीजें हमें क्या बताती हैं, चीजें हमें ये बताती हैं कि हमारी ये जो जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं, जिस मार्केट के अंदर आप उतरे हैं, जिसको आपने एज अ कैरियर अपने लिए चूज किया है, ये मार्केट जहां आपकी जिंदगी को बना देती है, वहीं इसका एक ब्रूटल एस्पेक्ट भी है। और वो ब्रूटल एस्पेक्ट ये है कि एक्चुअली if you are not actually upgrading yourself with the latest knowledge, then you will be left behind, और आप लोग फॉरगॉटन हो जाएंगे। कोई आप लोगों को कोई नहीं पूछेगा समझेगा। और ये एक बहुत शदीद ब्रूटल एस्पेक्ट है, जिसके साथ कूप अप करने के लिए आपको बहुत एनर्जीज अपनी लगानी पड़ती हैं। तो देखने में डिजिटल मार्केटिंग और ये सब बहुत फैसिनेटिंग नजर आता है, बट ये इतना फैसिनेटिंग है नहीं जितना फैसिनेटिंग इसे बना के पेश किया जाता है, हकीकत यही है। खैर, बात कहीं और निकल जाएगी। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर हमारे पास क्लियर होगी। यहां तक बात क्लियर होगी आप सब लोगों को, समझ आ गया है? हेलो। ओके। सो उसके बाद उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया और ये हमने कर लिया, तो गूगल इंटेंट बेस्ड कंटेंट की तरफ आ गया, इंटेंट बेस्ड कंटेंट चलने लग गया। मजीद आगे की तरफ चलने से पहले एक दो चीजें हैं जो मैं क्लियर करना चाहूंगा, वो ये है कि देखें, मैंने आपको ये बात बताई है कि जो आपका कीवर्ड होता है, सीड कीवर्ड या रूट कीवर्ड, वो कीवर्ड असल में ही आपकी निश से ही डिनोट हो रहा होता है, आपकी निश से ही आपकी निश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जब आप कोई निश सेलेक्ट करते हैं, या जब आपने किसी निश के ऊपर काम करना होता है, या जब आपने किसी निश को एक्सप्लोर करना होता है, तो अल्टीमेट गोल जो है, या आपकी नज़रों के अंदर जो आपकी वेबसाइट की सक्सेस का क्राइटेरिया, नॉर्मल क्राइटेरिया जो है वो ये होता है, या अथॉरिटी आप अपनी वेबसाइट को तब अल्टीमेट अथॉरिटी समझने लग जाते हैं कि जो वो सीड कीवर्ड या रूट कीवर्ड है, उस सीड कीवर्ड या रूट कीवर्ड के ऊपर आप रैंक करने लग जाए, उस सीड कीवर्ड या रूट कीवर्ड के ऊपर आप रैंक करने लग जाए। एक मिनट दीजिएगा, एक कॉल है। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि हम ये एक्सपेक्ट तो कर रहे होते हैं कि हमने हेड कीवर्ड या रूट कीवर्ड या सीड कीवर्ड के ऊपर जो है हमने रैंक करना है, या उसके ऊपर जो है हमने वो करना है। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी निश से मुतल्लिक कोई कुछ भी सर्च करे तो हमारी वेबसाइट रैंक हो जाए। ऐसा भी नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है? होता असल में दो तरीकों से है। पहला तरीका ये है, जो कि मैंने यहां आपको एक्सप्लेन किया, कि चाहे आप हेडफोन्स के लिए कंटेंट लिख रहे हैं,
लेकिन आपको ट्रैफिक सबसे पहले इस तरह के कीवर्ड्स पर मिलने लगती है, आप डायरेक्ट इस पर रैंक नहीं करने लग जाते। ठीक है, आपको ट्रैफिक पहले इस तरह के कीवर्ड्स पे मिलने लगती है। वो ट्रैफिक आप लेते हैं और उसके ऊपर कैपिटलाइज करते हैं, उसके ऊपर आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपका आपने एक पेज को एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कीवर्ड के ऊपर, आपने कहा कि मैंने इस पेज को इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज किया है, मैंने इस पेज को इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज किया है। आप उस कीवर्ड के ऊपर उस पेज को यूज करते हैं, लेकिन आप जब अपने सर्च कंसोल और एनालिटिक्स को या किसी भी ट्रैकिंग टूल को चेक करते हैं, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी ट्रैफिक सिर्फ उस कीवर्ड से तो आ ही नहीं रही जिसे आप फोकस कर रहे हैं, आपकी ट्रैफिक मुख्तलिफ और कीवर्ड से भी आ रही है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि आपका कंटेंट और भी बहुत सारे इंटेंट्स को जस्टिफाई कर रहा है। आपका कंटेंट बहुत सारे और से कीवर्ड्स के इंटेंट को भी जस्टिफाई कर रहा है, और गूगल को ये लग रहा है कि अगर कोई सर्च कर रहा है इस बारे में, तो ये पेज इसको इस बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है। हेंस द गेम ऑफ कंटेंट। इसीलिए जब आप किसी पेज के ऊपर एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर वॉल्यूम को देखकर रैंक करने की कोशिश करते हैं, तो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ज्यादा होता है, क्योंकि जिस कीवर्ड को देख के आपने रैंक किया होता है उसकी भी ट्रैफिक आ रही होती है, बल्कि बहुत से ऐसे कीवर्ड्स जिनको आपका कंटेंट जस्टिफाई कर रहा होता है, उसके अंदर उसकी इंटेंट क्लियर होती है, गूगल वहां से भी आपको ट्रैफिक देता है। यही बात मैं इस स्लाइड के अंदर ये एंड के 3 पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि नोट होल साइट्स आर रैंक्ड फॉर अ सिंगल पेयर ऑफ कीवर्ड्स, but a single page can be ranked for a specific keyword. There might also be a possibility that a single page ranks for more than one keyword. कि एक सिंगल पेज एक से ज्यादा कीवर्ड्स के लिए भी रैंक कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है और करता है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, so diversifying the keywords over multiple pages is important. So what I am trying to say over here is that you need to diversify your keywords on multiple pages. You need to generate a bunch of pages in order to rank for a multitude of keywords and get a whole lot of traffic. Because the practice of using all of the keywords on a single page and then getting it to rank is not good anymore. It's trash practice. You need to make a bunch of pages, sprinkle your keywords on those pages, have a good site structure, have a good UI UX of your site, a good backlinking strategy, and you will see that you are starting to get not only conversions but a good amount of traffic from certain keywords that you haven't even heard of, and Google is actually giving you that traffic on your website. This will actually help you a lot. Okay, so this point is really, really important. Now, before diving into the later part of the lecture, where I'll be explaining types of keywords according to different factors, I'd like to take you to a certain aspect of this particular module where I'll be explaining 2 important concepts or 2 important terminologies. Number 1 is LSI and the second one is similars. तो क्या होता है कि हमारे पास एक कीवर्ड है बेस्ट गेमिंग हेडफोन्स अंडर $100। ये मेरे पास एक कीवर्ड है, इसको मैं टाइप कर रहा हूं,
बट ऐसे अल्फाज, ऐसे कीवर्ड्स के जिनके अल्फाज मुख्तलिफ हों, जिनके अल्फाज मुख्तलिफ हों और जिनके आप क्या कह सकते हैं, जिनके अल्फाज मुख्तलिफ हों और मीनिंग सेम हो, वो कीवर्ड्स जो है हमारे पास LSI कहलाते हैं, लेटेस्ट सीमेंट इंडेक्सिंग। जैसे कि एग्जांपल यहां पर आपके सामने मौजूद है, बेस्ट गेमिंग हेडफोन्स अंडर $100। ओके, अब अंडर $100 का मतलब नॉर्मली अगर आप देखें कि अच्छा हेडफोन, यानी आजकल जिस हेडफोन पर मेरा दिल आया हुआ है, कोई बाहर से आ रहा हो तो मैं मंगवाऊंगा, वो ये है PS, इसने ना सोनी गेमिंग हेडफोन्स फॉर PS5, ये इन्होंने अभी अनाउंस किए हैं, वाइट कलर के, ये प्ले स्टेशन के, ये प्ले स्टेशन के हेडफोन्स हैं जिसके ऊपर मेरा बहुत दिल आया हुआ है कि मैंने ये मंगवाने हैं। अब नॉर्मली अगर आप देखें, आप कोई भी अगर हेडफोन देख रहे हैं या देख रहे हैं तो ये $100 से ऊपर के हेडफोन्स हैं। ठीक है, जो कोई बहुत ही अच्छा हेडफोन है ना, वो कहीं जा जो बहुत अच्छे हेडफोन है वो 450 $500 के, 300 $250 का अच्छा हेडफोन है। तो $100 या इससे कम का जो हेडफोन है ना, ये चीप कंसिडर होता है। ठीक है, ये चीप कंसिडर होता है जो $100 या इससे कम का हेडफोन होता है। बिल्कुल यही बात मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब कोई ये सर्च करे, या जब कोई ये सर्च करे, ये जब कोई बजट के लफ्ज से कुछ सर्च करे, तो इन तीनों अल्फाज का मतलब सेम है। इन तीनों अल्फाज का मतलब क्या है? सेम है। तो ये तीनों अल्फाज एक दूसरे के LSI कहलाएंगे। ये तीनों अल्फाज एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? LSI कहलाएंगे। फिर इसी तरह जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू गाइस, इट्स वो सिमिलर्स है। जैसे कि मैंने आप लोगों से बात की कि अगर मैं यहां पर इस तरह से लिख दूं, तो अब देखें कि इन दो कीवर्ड्स के अंदर सिर्फ एक एस का फर्क है। इस तरह के कीवर्ड्स जो होते हैं हम यूजुअली उन्हें रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सेम कीवर्ड्स होते हैं, छोटा सा फर्क होता है एस का, या कुछ छोटी मोटी चीज का। ठीक है, ये कीवर्ड्स क्या कहलाते हैं? सिमिलर। जबकि जो कीवर्ड इस तरह हो, यानी सेम टू सेम हो, ये कहलाते हैं डुप्लीकेट्स। ये तो सबको ही पता होगा कि एक डुप्लीकेट क्या होता है। ऐसा है ना, डुप्लीकेट का पता है ना सबको। हाँ, तो जी जी, तो ये डुप्लीकेट्स है ना, ये सिमिलर्स नहीं है। अच्छा, ये भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने कीवर्ड वाले मॉड्यूल की तरफ वापस। तो अब हम जो है बात करेंगे कीवर्ड की टाइप्स की। लेकिन ये जो कीवर्ड की ये टाइप्स है, ये जी सिमिलर और डुप्लीकेट्स दोनों को रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अच्छा, अब जो ये हमारी अभी आगे जाके ना मैं करवाऊंगा आप लोगों को ना कीवर्ड रिसर्च। ये तो अभी वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि मैं आगे जब पढ़ा रहा होगा तो मैं बार बार इनको बोल रहा होगा, फिर आप लोगों को मसला होगा।
जी जी, एलएसआई तो रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे एलएसआई। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाओ। अल्लाह, यार दोबारा पढ़ाने वाला काम बड़ा बोरिंग होता है। खैर, अच्छा अब आप आ जाएं हमारे पास कीवर्ड टाइप्स के ऊपर। जो कीवर्ड टाइप्स होती हैं हमारे पास वो मुख्तलिफ क्राइटेरिया तो नहीं कह सकते आप, मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर कीवर्ड की टाइप्स को डिफाइन किया जाता है। और हर फैक्टर के अंदर जो टाइप्स होती हैं फिर आगे फर्दर उनको एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि हमारे पास जो पहला फैक्टर है वो लेंथ है, यानी कीवर्ड की टाइप्स जो है बाय लेंथ जो है वो चार है। नॉर्मली तीन यूज होती हैं, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए चौथी अपनी तरफ से एक बना दी है। ठीक है, आपकी मर्जी है, इसको जैसे मर्जी या जिस नेम से मर्जी यूज कर ले। ये सिर्फ डिनोशंस हैं आपको ये समझाने के लिए। मुझे नहीं पता ये ऑफिशियल टर्मिनोलॉजीज है या नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दैम। बट जो चौथे वाली होगी वो अपनी तरफ से बनाई हुई है मैंने, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। पहली तीन एग्जिस्ट करती हैं, ऑफिशियली भी एग्जिस्ट करती हैं, उनको आप जिस तरह मर्जी यूज करें। ठीक है। सो अगर देखें कोई भी कीवर्ड जब टाइप किया जाता है गूगल के अंदर, तो वो कीवर्ड जितने अल्फाज पर मुश्तमिल होता है वो अल्फाज कुल मिलके उसकी लेंथ बनाते हैं। जैसे कि मेरे सामने अगर एक कीवर्ड है बेस्ट गेमिंग हेडफोन्स अंडर $100, तो ये कीवर्ड एक दो तीन चार पांच अल्फाज पर मुश्तमिल है, तो इसकी जो लेंथ है ये पांच होगी। तो अगर एक ऐसा कीवर्ड जिसकी लेंथ एक या दो हो, जिसकी लेंथ एक हो या दो हो, वो कहलाता है हमारे पास हेड कीवर्ड। हेड कीवर्ड या सीड कीवर्ड या रूट कीवर्ड, जिस तरह मर्जी आप इसको जो है वो बुला लें, पुकार लें या कह लें, आपकी मर्जी है। जिसकी लेंथ एक से दो। फिर आते हैं हमारे पास वो कीवर्ड्स जिनकी लेंथ हमारे पास दो से, ओ सॉरी दो से कह रहा हूं, तीन से चार के दरमियान होती है। ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हम मिड टेल कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है। जैसे कि बेस्ट गेमिंग हेडफोन्स, जैसे कि बेस्ट गेमिंग हेडफोन्स। फिर हमारे पास वो कीवर्ड्स आते हैं जिनकी लेंथ चार से पांच होती है। ठीक है, या पांच होती है। ये कीवर्ड जिनकी लेंथ पांच होती है या इससे ज्यादा होती है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और लोगों को सबसे ज्यादा इन्हीं को यूज करने का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये एक्सप्लेन करता हूं अभी। ठीक है। फिर इसी तरह एक चौथी कैटेगरी है वो कीवर्ड जो कि पांच प्लस लेंथ में चले जाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? लॉन्ग लॉन्ग टेल कीवर्ड। इसको आप जो मर्जी नाम दे दे, जो आपका दिल है वो नाम दे दे, जो आपका दिल है वो नाम दे दें आप इसको, क्योंकि ये ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अब कुछ फैक्ट्स और कुछ चीजें जो कि हम
डिस्कस कर लेते हैं इस कीवर्ड टाइप के बारे में। ठीक है, वो क्या है? पहली चीज, जी जी, 5 से ज्यादा अल्फाज होंगे ना उस कीवर्ड के अंदर। अच्छा, अच्छा, पहली चीज जो कि इसके अंदर है वो ये है कि देखें, जो हमारे पास हेड कीवर्ड होता है या रूट कीवर्ड होता है या सीड कीवर्ड होता है, इसका वॉल्यूम हमेशा सबसे ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होता है इसका वॉल्यूम। लेकिन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी सबसे कम होती है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा कम होती है। ओके। फिर इसी तरह वो कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स कि जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इनका वॉल्यूम बहुत कम होता है। अब यहां पर ये क्वेश्चन पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर यूजर की इंटेंट क्लियर होती है। लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर यूजर की इंटेंट जो है वो क्लियर होती है, वो स्पेसिफिकली कह रहा होता है मुझे ये चाहिए। अगर मैं ये सर्च कर रहा हूं हेडफोन्स, तो यहां पर मैं जनरली सर्च कर रहा हूं कि क्या मैं कुछ परचेज करना चाह रहा हूं, नहीं करना चाह रहा हूं, कुछ और करना चाह रहा हूं या नहीं करना चाह रहा हूं। यहां पर मैं क्लियर नहीं हूं, मैं हेडफोन्स के बारे में सिर्फ पढ़ना चाह रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये लिख रहा हूं कि बेस्ट गेमिंग हेडफोन्स अंडर $100, ये बेस्ट PS5 हेडफोन्स, या बेस्ट हेडफोन्स फॉर वर्कआउट, ये बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स विद लॉन्ग बैटरी, बेस्ट हेडफोन्स फॉर बेस या विद बेस, ठीक है ना, बेस्ट नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स, ये वो कीवर्ड्स हैं जिसके अंदर मेरा इंटेंट क्लियर्ड है। यहां पर मैं एक स्पेसिफिक चीज सर्च कर रहा हूं, और देयर आर चांसेस, बहुत ज्यादा चांस होता है कि यहां पर मैं कन्वर्ट कर जाऊंगा। जैसे कि मैं आपको सच्ची बताऊं कि अगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई सही प्राइस के अंदर मुझे ये PS5 वाले हेडफोन्स दे, तो मैं अभी परचेज कर लूं। ठीक है, लेकिन अभी तक ये पाकिस्तान के अंदर आए ही नहीं है, या पता नहीं, अभी चेक कर लेता हूँ आपके साथ बैठ के। आए होंगे तो इतने महंगे दे रहे होंगे कि बंदा बस, और कई दफा फेक भी होता है। देखे ना, फेक भी होता है। पेमेंट कर दो तो बस फिर रिफर्बिश्ड होते हैं। अभी मैंने PS5 लिया है, ठीक है। अब वो भाई जो है वो इतने दीनदार ईमानदार बन रहे थे, ठीक है ना। और बाद में मुझे पता, जब मैं घर लेके आया हूं तो मुझे पता लगा है वो रिफर्बिश्ड होगा, वो रिफर्बिश्ड है। मैंने उनको फोन करा, मैंने कहा भाई आपने मुझे कहता है सर पाकिस्तान में तो आते रिफर्बिश्ड है, आप बताएं मैं क्या करूं। अब मैं यूज कर रहा हूं, अभी तक तो सही चल रहा है, जब तक चल रहा है चल रहा है। अब बताएं मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो उसे पूरे पैसे दिए ना। उसने रिफर्बिश्ड मैं अब क्या बोलूं, पे दे दिया मुझे, रिफर्बिश दे दिया मेरा PS5 उसने मुझे। हालांकि PS4 मैंने नया मंगवाया था। अब आप अंदाजा लगाएं, जब मैंने PS4 मंगवाया था, ठीक है, मैंने डायरेक्ट ऑर्डर किया था, मुझे DHL की कॉल आ गई। अच्छा जी, मैंने कहा DHL वालों, सर आपकी PS के ऊपर जो है ना कस्टम पड़ गया है। मैंने कहा हाँ जी बताओ कितना कस्टम है। 1.5 लाख रुपए, 1,34,000 कुछ मैंने कस्टम भरा PS4 का अपना, जब मैंने लिया था।
अब PS5 मैंने कहा यार इतना कस्टम भरने से बेहतर है मैं लोकल ले लेता हूँ। लोकल वाले ने कहा भाई तू किधर जा रहा है, इधर आ। वो रिफर्बिश्ड हो गया। तो अब मसाइल है बड़े ना यहाँ के ऊपर ना, ये इस तरह के उसके अंदर। लेकिन जहां पर इस तरह की बात की जा रही है वहां पर कुछ अच्छे सप्लायर्स भी हैं। जैसे कराची का एक बहुत कमाल का सप्लायर है सी जोन वाला। सी जोन वाले के पास हमेशा ऑथेंटिक चीज होती है, हमेशा अच्छी चीज देता है। ठीक है, फिर इसी तरह एक और है जो ग्राफिक कार्ड का बहुत अच्छा कराची का सप्लायर है, बहुत अच्छे रेट्स भी देता है, बहुत अच्छे वो देता है वो। तो अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बट स्टिल इट्स सैड कि इतना इतना कस्टम पड़ जाता है। मैं आपको बताऊं, यकीन करें, एक क्लाइंट था मेरा, उसने मुझे एक टी शर्ट भेजी। ठीक है, और एक टी शर्ट थी, दो टी शर्ट थी, एक लेदर का पर्स था, एक पेन था, ये कुछ चीजें थी। अच्छा, जब उसने वहां से वो DHL करवाई ना, तो उसने ना, उसको नहीं पता था पाकिस्तानी कस्टम्स का। उसने वहां से DHL करवाई तो उसने ना उसके ऊपर ओरिजिनल प्राइस मेंशन कर दी कि ये इतने की है, इतने की है, इतने की है। चलो जी ठीक है, उसने तो मेंशन कर दी वहां पर कि ये तकरीबन 314 या $315 का सामान है सारा। वो मनूस मारा पैकेज जब पहुंचा इधर पाकिस्तानी कस्टम्स पे, इन्होंने कहा तेरी ऐसी की तैसी। उन्होंने उसके ऊपर 71,000 रुपए, 71,000 रुपीज कस्टम डाल दिया। मुझे DHL की कॉल आई, आपका पैकेज आया हुआ है, आपका कस्टम बनता है 71,000, आप वो ले जाए आके। तो मैंने क्लाइंट से कहा यार मैं ऐसी चीजों को चाटूं पकड़ के। खैर मैं गया, मैंने जाके उसको 71,000 का कस्टम्स पे करा। वो पैकेज में लेके आया, मैंने वो ले लिया। तकरीबन 2 महीने गुजरे तो ऐसे ही मेरी उससे बात हो रही थी, मैंने उसे हंसते हंसते बताया कि मैंने 71,000 रुपीज जो है ना, तकरीबन $200 के करीब जो है ना, मैंने $300 के करीब मैंने कस्टम्स पे करा है, वो तुमने जो मेरे लिए भेजा था। वो इतना हैरान हुआ और उसने मुझसे इतना अपोलोजाइज किया, और आप यकीन करें उस कॉल के फौरन बाद, हालांकि 2 महीने गुजर गए थे इस बात को, मैंने उससे बात नहीं करी, वैसे बातों बातों में बात हुई। तो 2 महीने गुजर गए इस बात को, उसके बाद उसने अपोलोजाइज करा, उसने मुझे वो पैसे भेजे कि यार मेरा ये मकसद नहीं था कि तुम कस्टम्स का पे करो, ये तुम्हारा $300 है, तुम्हारी नेक्स्ट इनवॉइस के साथ तुम इसको वो करना। सो सडिस्टिक अफेयर्स है यहाँ पर चीजों के ना काफी। तो बस क्या कह सकते हैं। तो जहां पर हमारी इंटेंट जो है वो क्लियर होगी, वहां पर कन्वर्जन रेट अच्छा होगा। जहां पर कन्वर्जन रेट अच्छा होगा, ठीक है, जहां पर कन्वर्जन रेट अच्छा होगा वहां पर प्रॉफिट भी। कन्वर्जन का मतलब ये होता है ना, किसी ने परचेज कर ली। कन्वर्जन से मुराद ये होता है कि किसी ने परचेज कर लिया। आपका कन्वर्जन गोल क्या है? अब आपके स्पेसिफिक केस के अंदर, एफिलिएट के स्पेसिफिक केस के अंदर आपका कन्वर्जन गोल परचेज होता है, कि कोई परचेज करे और आपको प्रॉफिट या कमीशन मिले। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये हो गए कीवर्ड टाइप्स बाय लेंथ। अब आगे पढ़ना है और, या बस करें? ओके, अब आप, रिपीट कर दिया, अब दोबारा आगे पढ़ाने का वो। तो हम इसको यहाँ पर, जी जी, इसको यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात करते हैं और फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चले, अच्छी तरह से ईद मनाएं, अपना और अपने घर वालों का ख्याल करें। मेरी सेहत के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात और बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।